नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म राजस्थान एग्जाम में। तो साथियों, हम हिंदी विषय का अध्ययन कर रहे थे और हिंदी विषय में हमने अब तक पढ़ लिया था, वर्गीकरण देख लिया था, है ना। लास्ट क्लास में हमने देखा था शब्दों का वर्गीकरण, शब्द देख लिए थे। और वर्गीकरण में सबसे पहले हमारे सामने आया था रचना, निर्माण और व्युत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद में आपका सेकंड आया था इतिहास, स्रोत और व्युत्पत्ति के आधार पर आया था, और अर्थ के आधार पर आया था, और विकार के आधार पर भी हमने देख लिए थे। तो इसका कितने प्रकार का वर्गीकरण होता है, इनमें होता है आपका 4 प्रकार से क्या होता है वर्गीकरण कर सकते हैं। तो वो हमने सारी बातें देख ली थी। अब हम देख लेते हैं सबसे पहला आपका जो आपके सामने वर्गीकरण दिखाई दे रहा है, आपके पलकों के सामने, आपकी प्यारी नजरों के सामने है, वो है आपका रचना, निर्माण या व्युत्पत्ति के आधार पर जो आपका वर्गीकरण है वो कैसे है। तो इसमें से हमने सबसे पहले देखो आप, इसका सबसे पहले आपका आता है इसमें कितने प्रकार होते हैं कि निर्माण, व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर आपका जो शब्द होते हैं उनमें से आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आया रूढ़ शब्द, उसके बाद में यौगिक और उसके बाद में योग रूढ़। एक बार है हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं फास्टली से। तो साथियों देखो, इसमें आपका जो रूढ़ शब्द है, इसमें आपका जो रूढ़ शब्द है वो कौन से होते हैं। जब आपकी इसमें से जो प्रत्येक इकाई होती है, जो आपके दो इकाइयों से मिलकर जो आपके वर्ण बने होते, शब्द बने होते हैं, ये जब कोई भी दो या दो से अधिक जो आपकी इकाइयां होंगी, उनमें से आपके किसी भी इकाई का, ना तो ये वाली ना ये वाली, किसी भी इकाई का क्या नहीं होगा, अर्थ नहीं होगा। क्या नहीं होगा, अर्थ नहीं होगा साथियों। और जो आपके वे शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के किसी विशेष अर्थ को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, जो मान लो किसी एक विशेष अर्थ में क्या हो जाते हैं, वो रूढ़ हो जाते हैं। जैसे अगर कोई मैंने ले लिया, जैसे मैंने लिया मन, मन जैसे शब्द लिया, अब इसके मैं टुकड़े करूंगा ना, इस शब्द के मैं टुकड़े करूंगा, तो इसके किसी भी इकाई का कोई भी अर्थ नहीं होगा। लेकिन ये किसी विशेष अर्थ में क्या हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं। कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान हो या भाव के अर्थ में ये क्या हो जाती है, रूढ़ हो जाते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पर इसके टुकड़े किया, मैं, उसके बाद में अन। अब देखो यहाँ पर मैं और अन से मैंने टुकड़े कर दिए, लेकिन अब देखो मैं और अन में से किसी भी इकाई का अर्थ है क्या, ना सर, नो सर, नो। अब मैंने इसके दूसरे टुकड़े किए, मैं पूरा लिया मैंने, उसके बाद में मैंने जैसे ही इसके और टुकड़े क्या किए, न और ए के टुकड़े कर दिए। अब देखो किसी भी इकाई का अर्थ है क्या, नो सर, नो। उसके बाद मैंने ऐसे टुकड़े किए, मैं धन, ए धन, ए धन, ए। अब बताओ इनमें से किसी एक इकाई का अर्थ है क्या, नहीं है। तो ये किसी विशेष अर्थ में क्या हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं। उन शब्दों को क्या कहते हैं, वो कहते हैं आपके रूढ़ शब्द कहते हैं। किसी एक विशेष या निश्चित अर्थ में, निश्चित अर्थ को प्रकट करेंगे तो उसमें ये वो क्या होंगे, रूढ़ होंगे। तो इसमें से आपके जो वो कौन से होते हैं, उन शब्दों को मूल शब्द या क्या कहते हैं, उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, मूल शब्द, या इसका दूसरा नाम क्या है, मूल शब्द कहते हैं। ठीक है। अब यौगिक में क्या होगा, ये क्या होते हैं, दो या दो से जो आपके अधिक जो आपके रूढ़ शब्द होते हैं, उन रूढ़ शब्दों से मिलकर किसका निर्माण होता है, यौगिक शब्दों का निर्माण होता है। जैसे देखो यहां पर मैंने जैसे लिया हिम, ये एक स्वतंत्र हिम शब्द है, वो अपने आप में एक रूढ़ शब्द है। आल्य एक अपने आप में रूढ़ शब्द है, लेकिन इन दोनों रूढ़ शब्दों से एक मिल गया, मिलकर बना क्या बना, हिमालय। तो इस शब्द को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यौगिक शब्द कहते हैं। इसे कौन सा शब्द कहते हैं, इस शब्द को कहते हैं यौगिक शब्द कहते हैं। आपका समझ में आ गई, यौगिक शब्द। यौगिक शब्दों में क्या होंगे, दो या दो से अधिक जो आपके क्या होंगे, रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होंगे। उसमें से इन दोनों में से ये वाला और ये वाला दो आपके रूढ़ शब्द हैं, उनमें से एक का क्या अर्थ होगा, वहां पर निकलेगा किसी एक का अर्थ। इसमें से निकले, इसमें से निकले, चाहे उनमें से किसी एक का निश्चित अर्थ निकलेगा। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो आप, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर हिम, हिम का अर्थ क्या होता है, बर्फ होता है। यहां पर देखो हिम का जो आपका अर्थ होता है, मैं यहां पर नोट डाउन करा देता हूं, हिम का अर्थ क्या होता है, बर्फ होता है। आल्य का अर्थ क्या होता है, घर होता है। अब देखो दोनों का स्वतंत्र अर्थ है, इसका क्या निकला अर्थ है, बर्फ का, बर्फ का निकला ना, निकला ना, अर्थ निकला ना। हाँ, तो वो कौन से होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं।
यौगिक शब्द कैसे, जैसे योग धन इक से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद में कौन से होते हैं, योग रूढ़। अब योग रूढ़ में क्या होंगे, योग तो होगा दो शब्दों का या दो शब्दांशों का, किसी एक शब्दांश का होगा, एक रूढ़ शब्द का होगा। योग तो होगा लेकिन वो किसी स्वयं का अर्थ है, स्वयं का अर्थ तो वो छोड़ देंगे और किसी तीसरे के अर्थ में क्या हो जाते हैं, जो रूढ़ हो जाते हैं, तो तीसरे का अर्थ देने लग जाते हैं या तीसरे की क्या बताने लग जाते हैं, विशेषता बताने लग जाते हैं, उसे कौन से कहते हैं, आपका योग रूढ़ कहते हैं। और जितने भी आपके बहुव्रीहि समास के जो उतने उदाहरण होते हैं, बहुव्रीहि जो समास के और जितने भी आपके उदाहरण होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, योग रूढ़ शब्द के अंदर। विकार परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन होना, विधनकार से मिलकर बना है, और प्रयोग मतलब उपयोग करना, प्रयोग करना। तो विकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो विकारी, जैसे ये वाला शब्द कैसे बना है, विकार धन, ये किससे मिलकर बना है, विकार धन ई से मिलकर बना है। और ये किससे मिलकर बना है, ए धन विकार धन ई से मिलकर बना है, ठीक है। विकार का मैंने जैसे ही आपको क्या बताया, अर्थ बताया, विकार का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन होना। विकार का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन। यहां पर लिख लेता हूं, एक बार मैं समझा रहा हूं, इसको सबको नोट डाउन कराएंगे। देखो विकार का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन। जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विकारी। जो किसके आधार पर, जो आपके लिंग वचन काल कारक के आधार पर जो क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, चलो यानी अगले वाली एक स्लाइड ले लेते हैं, जिससे विकारी शब्द देखो। पहले कौन से, विकारी, विकारी शब्द। विकारी शब्द कैसे मिलकर बना है, विकार धन ई से मिलकर। विकार का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन या बदलाव, समझ गए, ये होता है विकार का। और दूसरा हमने पढ़ा था अविकारी, कौन सा पढ़ा था, अविकारी। ये कैसे मिलकर बना है, ए धन विकार धन ई से मिलकर बना है, क्या है, ए धन विकार धन ई से मिलकर बना है। अब विकार का अर्थ क्या होता है, यहां पर देखो ऊपर क्या लिखा है, परिवर्तन। विकार का अर्थ ही क्या होता है, परिवर्तन, परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। और ए आपका क्या है, शब्दांश है, और शब्दांश में से कौन सा है, उपसर्ग है। शब्दांश दो होते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग, मैंने पहले ही आपको बताया था। और उनमें से ये क्या है, ये आपका है, आपका उपसर्ग है, उपसर्ग है। और ये वाला है ए का अर्थ क्या होता है, उपसर्ग का किसके अर्थ में आता है, ये उपसर्ग नहीं, रहित और बिना के अर्थ में आता है, बिना के अर्थ में आता है। समझ गए आप इतनी बात। जिसमें परिवर्तन नहीं हो वो कौन से होते हैं, अविकारी। वो कौन से होते हैं, अविकारी। जिसमें परिवर्तन हो वो कौन से होते हैं, विकारी। लेकिन किसके हिसाब से हो, किसके हिसाब से ना हो, कुछ तो बेस होगा, कुछ तो आधार होगा। वो आपके आते हैं रूपांतरक, रूपांतरक के आधार पर, यानी विकारक तत्व के आधार पर। रूपांतरक आपके होते हैं 4 + 6 बराबर कितने, 10 होते हैं कुल। लेकिन मुख्य कितने होते हैं, 4 होते हैं। वो कौन से होते हैं, देखो, लिंग वचन काल कारक, ये होते हैं। अब वे शब्द जो लिंग, वे शब्द जो आपका लिंग वचन काल कारक, लिंग वचन काल कारक के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं या खुद परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें कौन से कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। समझ गए। वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं या परिवर्तन हो जाते हैं, उन्हें क्या, कौन से कहते हैं, विकारी। और वही शब्द जो लिंग वचन काल कारक के आधार पर अपना रूप नहीं बदलते हैं, मतलब ए का अर्थ क्या होता है, नहीं होता है, नहीं, रहित, बिना, बिना परिवर्तन किए हुए रहते हैं, वो कौन से होते हैं, अविकारी होते हैं। समझ गए आप बात, इतनी बात आपको समझ गई, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा है, उसके बाद में देखो विकारी अविकारी आ गया। उसके बाद में देखो विकारी अविकारी के बाद में आपका आता है तीसरा भाग, कौन सा, इतिहास, स्रोत और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द आता है। ये
जो आपके वे शब्द जैसे हमारी जगत जननी, जो जननी आपकी है वो भाषा कौन सी है हिंदी की, वो आपकी है संस्कृत। ये बात आप मानते हो? अरे ये बात आप मानते हो ना? सबको पता है संस्कृत, संस्कृत से किसकी उत्पत्ति हुई? हिंदी भाषा की हुई। जिसमें क्या तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत के, जिस तरह से संस्कृत के शब्द है वो डिट्टो के डिट्टो हूबहू, उसमें बिना किसी परिवर्तन के वो हिंदी में हम क्या करने लग गए? प्रयोग करने लग गए। ठीक है, उनको कौन से बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं आपकी, उन्हें वे शब्द कौन से कहलाते हैं? तत्सम। संस्कृत के जैसे हैं वैसे के वैसे किस में आएंगे? हिंदी में। परिवर्तन नहीं होगा किसी भी प्रकार का, इतू सा भी परिवर्तन नहीं होगा, तो वो कौन से होते हैं? वो आपके होते हैं तत्सम। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत में के वे शब्द जो हिंदी में आते आते उनमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, कुछ बदलाव हुआ, बदलाव के बाद में किस में आ गए? वो हिंदी में आ गए। तो वो कौन से होते हैं? आपके देशज शब्द। कौन से होते हैं? वो सॉरी होते हैं तद्भव शब्द। कौन से होते हैं? तद धन भव से मिलकर बना है तो तद भव, यानी उसके, तद का अर्थ होता है उसके तो उसके उसमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। ठीक है, उसके बाद में देखो साथियों, उसके बाद में आपका आता है देशज। देशज शब्द आपको गौर से देखो, अपनी निगाहों को दौड़ाओ। देशज शब्द किससे मिलकर बना है? देश धन जय से मिलकर बना है। और विदेश शब्द किससे मिलकर बना है? वी धन देश धन जय से मिलकर बना है। अब देखो यहां पर जो देश में जय का अर्थ क्या होता है? जय का आपका होता है जन्म या उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला या उत्पन्न होने वाला। जय का क्या होता है? अर्थ होता है आपका, किसका होता है? जय का आपका ये अर्थ होता है, जय का अर्थ होता है। तो अब देखो, जो इस देश में जन्म नहीं लेते हैं वो इस देश के जो नहीं है वो कौन से होते हैं? विदेशज। जो देश धन जय यानी देश के जो देश के हैं, देश में उत्पन्न हुए हैं, देश में विकसित हुए हैं, देश में जिसका निर्माण हुआ है, उन्हें कौन से कहते हैं? उन्हें कहते हैं आपके देशज शब्द। ये क्या आपकी जो छोटी छोटी बोलियां होती है, उपभाषाएं होती है, जो आपकी उपभाषाएं होती है, बोलियां होती है, उनका मिश्रण होता है। जहां एक स्थानीय क्षेत्र पर जो बोले जाते हैं उन शब्दों को वहां पर वो गढ़ दिए जाते हैं, मंड दिए जाते हैं और हिंदी भाषा में अब उनको प्रयोग करने लिए जाते हैं। वो शब्द आपके होते हैं देश शब्द। और विदेश शब्द जो इस देश के हैं ही नहीं। जैसे यहां पर मान लो, यहां पर आपके विदेश से कौन आया था? विदेश से आक्रमण, बहुत से आपके आक्रमणकारियों, घुसपैठियों का आक्रमण हुआ था। बाबर का भी हुआ था। बाबर का हुआ था या नहीं हुआ था? बाबर ने किया था। उसके बाद अंग्रेज भी आए थे, डच भी आए थे। डच आए थे या नहीं आए थे? डच आए थे या नहीं आए थे? डच भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, सब आए थे। लोग अलग अलग बांध बांध के यहाँ पर आए थे, अंग्रेज। अब ये बाबर आएगा तो ये यहाँ पर जो भाषा बोली जाएगी, मान लो यहाँ पर हिंदी बोली जा रही है, सपोज करो हिंदी बोली जा रही है, हिंदी बोली जा रही है, तो ये बताओ ये बाबर आते ही अपना सारा काम काज और किसी भाषा को छोड़कर हिंदी में करने लग जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना। नहीं करने लगेगा ना। तो वो अपने साथ क्या लाएगा? अपनी भाषा लाएगा, भाषा लाएगा। और अंग्रेज आए तो इसने अपनी क्या लाए? साथ में क्या लाए? ये भी अपनी भाषा लाए। डच आए तो वो भी अपनी भाषा लाए। फ्रांसीसी भी आए तो भी वो अपनी भाषा लाए। अलग अलग तरह के जो जितने भी लोग आए वो अपनी अपनी साथ में भाषा लेकर आए, भाषा लेकर आए। तो ये वाला अब यहाँ पर जो भारत है, दिल्ली पर उन्होंने क्या किया था? राज किया था। तो राजकाज का काम किस भाषा में होने लगा? अपनी अपनी भाषाओं में होने लगा ना। पहले हमारा राजकाज किस में होता था? जो जितने भी वेद पुराण है वो किस में लिखे जाते थे? संस्कृत में। बाद में परिवर्तन हुआ ना, अब भी परिवर्तन हो गया है ना, अभी हुआ है ना। तो देखो, तो इसीलिए ही तो इसमें कौन से शब्द आने लगे? वो विदेशी शब्द आने लगे, विदेशी शब्द आ गए। उसके बाद में देखो, अर्थ के आधार पर शब्द आपके कौन से होते हैं? एक तो सार्थक होता है, एक कौन सा होता है? निर्थक होता है। सार्थक शब्द को यहाँ पर इसको तोड़ो एक बार, सार्थक शब्द को तोड़ो। यहाँ पर अगर आप इसके टुकड़े करोगा ना, आप टुकड़े कर कर देखो, इसके होंगे सह धन अर्थ धन अक, सार्थक। और इसके टुकड़े करो निर्धन अर्थ धन अक। अब देखो सह का अर्थ क्या होता है? सह का आपका उपसर्ग होता है
वो सकारात्मक होता है। स उपसर्ग होता है वो कौन सा होता है? सकारात्मक होता है, जो साथ का अर्थ देता है, जिस तरह से साथ निभाना, साथ ये वाले में। और निर है, वो निर है, वो विच्छेदन का, वियोग का यानी रहित का अर्थ देता है। और श वाला किसका देता है? सहित का अर्थ देता है। स वाला सहित का देगा, निर वाला रहित का देगा। ये इसके अर्थ में आते हैं, इसका खुद का अर्थ नहीं होता, शब्दांश का खुद का अर्थ नहीं, ये किसी के अर्थ में आते हैं। तो अब देखो, जिसके अर्थ क्या हो? साथ हो, उसका क्या बोलते हैं? सार्थक। वे शब्द जो किसी एक निश्चित अर्थ में आते हैं वो कौन से होते हैं? जिसका एक निश्चित अर्थ होता है वो कौन से आते हैं? सार्थक शब्द। हिंदी भाषा के वे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता वो कौन से होते हैं? निर मतलब बिना अर्थ के, रहित, न के अर्थ में, न तो आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? निर्थक शब्द बोलते हैं। समझ गए? और तब सार्थक शब्दों के साथ में क्या कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? निर्थक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अब बताओ, ओवरव्यू में आपने, ओवरव्यू में एक बार आपने समझ लिया ना? बोलो समझ में आई या नहीं आई ये वाली बात, कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, विकारी, अविकारी कौन से होते हैं, उसके बाद विकारी कौन कौन से हो, कैसे होंगे। और उसके बाद में यहाँ पर देखो साथियों, यहाँ पर यौगिक शब्द होते हैं, इसमें आपके आते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं कौन कौन से आएंगे। यहाँ पर आएंगे संधि, संधि, समास, वो टॉपिक यहाँ से उत्पन्न होते हैं। समास, उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय, ये वाले टॉपिक कहाँ से आते हैं? इस यहाँ से आते हैं, यौगिक शब्दों से। उसके बाद में जो आपके विकारी शब्द हैं, उनमें से मैं आपको बता देता हूं, जो आपके विकारी शब्द कितने होते हैं? वो विकारी शब्द होते हैं आपके कौन से? संज्ञा, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, कौन कौन कितने होंगे आपके होते हैं? जो 4 होते हैं, कितने होंगे? 4 होंगे। और वो उनके नाम देखो, यहाँ से विकारी शब्द में कौन कौन से आएंगे? एक तो आगे संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये वाले आते हैं किसमें? विकारी शब्द में। अविकारी में से आपका क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। उसके बाद में संबंध बोधक, संबंध बोधक। उसके बाद में विस्मयादि बोधक, उसके बाद में समुच्चय बोधक। अब आपका, अगर आपसे क्वेश्चन बड़े बड़े, जब आपके बड़े बड़े आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े वाले क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं, मान लो बड़े वाले कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, अगर बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संधि हम क्यों पढ़ते हैं, समास क्यों पढ़ते हैं, उपसर्ग क्यों पढ़ते हैं और प्रत्यय क्यों पढ़ते हैं, तो उसका एक ही हमारा आंसर होता है। क्या होता है? कि हमें शब्द का निर्माण करना है, तो हमें यौगिक शब्दों का निर्माण करने के लिए हम किसका अध्ययन करते हैं? हमें इसका अध्ययन करते हैं, संधि का करते हैं, समास का करते हैं, उपसर्ग का करते हैं और प्रत्यय का करते हैं, ताकि हम भाषा में नए नए शब्द हैं उसको लाने के लिए कौन से? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये 4 इकाइयां होती हैं जिससे किसका निर्माण होता है? जो आपके यौगिक शब्दों का क्या होता है? निर्माण होता है। उसके बाद में आपसे ये अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, तो उसका एक ही आंसर होता है। कौन सा? कि ये वाले विकारी शब्द है। होते क्या है अगर ये पूछे तो उसका एक ही आंसर होगा, क्या? विकारी शब्द है। अगर आपसे पूछे क्रिया विशेषण क्या है, संबंध बोधक क्या है, समुच्चय बोधक क्या है और विस्मयादि बोधक क्या है, तो उसका एक ही आंसर होता है, वो आपका होता है ये वाले क्या है? अविकारी शब्द है। बड़ा बड़ा क्राइटेरिया आपको पता चल गया ना? बड़ा बड़ा क्राइटेरिया आपको पता चल गया ना? अब हम देख लेते हैं साथियों आपके जो कौन से हैं। सबसे पहले निर्माण और व्युत्पत्ति के आधार पर आपके शब्द है, इसको लेकर चलेंगे, उसको फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उसमें से सब पहले संधि पढ़ेंगे, उसके बाद में समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये वाले कंप्लीट करने के बाद में फिर विकारी शब्द में यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, फिर अविकारी में समुच्चय बोधक, संबंध बोधक वाले वो सारे के सारे टॉपिक पढ़ लेंगे। और इस तरह से कंप्लीट आपकी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे सारी की सारी टोटल की टोटल क्या हो जाएगी? व्याकरण आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले आपका कौन सा है? रचना, निर्माण और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो अब इसको ले लेते हो। तो सबसे पहले हेडिंग डालो। अब हेडिंग डालो, समझ में आई हुई बात है तो हेडिंग डालो।
रचना व्युत्पत्ति या निर्माण के आधार पर, और ये वाले शब्द कितने होते हैं, ये वाले शब्द रचना व्युत्पत्ति और निर्माण के आधार पर शब्द आपके कितने होते हैं, ये वाले होते हैं 3 में। सबसे पहला आप यहां पर लिखो, सबसे पहले लिखो रूढ़ शब्द या मूल शब्द, रूढ़ या मूल शब्द, रूढ़ या मूल शब्द। और रूढ़ और मूल शब्द कौन से होते हैं वो देखो, कौन से रूढ़ और मूल शब्द, वे शब्द जो शब्द वर्षों से किसी वर्षों से किसी प्राणी वस्तु स्थान, प्राणी वस्तु स्थान आदि के किसी किसी विशेष या निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इतना आप लोगों ने जान लिया होगा कि वे शब्द जो वर्षों से किसी प्राणी वस्तु स्थान आदि के किसी विशेष या किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी ये किसी एक विशेष अर्थ को प्रकट करेंगे या निश्चित अर्थ को बताएंगे, लेकिन खुद का उनका कोई प्रत्येक इकाई होती है, उनका कोई क्या नहीं होता, अर्थ नहीं होता। तो बनने वाली प्रत्येक इकाई से जो नई इकाई बनेगी ना, उसका अर्थ होगा। ठीक है, अब देखो जैसे उदाहरण देखो, और इसके भी इसके नीचे लिखो, हाँ, सार्थक खंड और टुकड़े भी नहीं किए जा सकते। और रूढ़ शब्दों के अलग पेन से रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। समझ गई? अब इनकी जो प्रत्येक इकाई होगी ना, उन प्रत्येक इकाई का कोई क्या नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो अर्थ नहीं होगा। तो जैसे उदाहरण में देखो, सबसे पहले देखो, मैंने आपको कल बताया था मन, हाँ मैंने बताया था। अब मन के आप टुकड़े कर कर देखो, जैसे मैंने किया मैं, इससे और क्या हो गई, ए और मैं से क्या बना, मैं, उसके बाद में क्या है, ने का टुकड़े किए ऐसे, ये वाले हो गए। अब प्रत्येक क्या हो गया, आपका स्वर और व्यंजन है, वर्ण है, वो अलग अलग हो गए। लेकिन फिर भी इसके और टुकड़े करूं तो जैसे मैं यही कर सकता हूं, मैं धन, मैं ए अंदर है और ने धन ए, ये भी टुकड़ा कर सकता हूं। इसके अलावा ये भी टुकड़ा नहीं कर सकता, क्या, मैं के बाद में क्या है, ए और ने पूरा कंप्लीट कर सकता हूं ना। अब यहां पर देखो साथियों, और भी टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन अब देखो
इसमें से इसका कोई अर्थ है क्या? नहीं है। इसका कोई अर्थ है क्या? नहीं है। इसका ए का कोई अर्थ है क्या? नहीं है। मैं का कोई अर्थ है क्या? नहीं है। यहाँ पर देखो न का कोई अर्थ है क्या? नहीं है। ए का कोई अर्थ है क्या? नहीं है। न का अर्थ कोई है क्या? नहीं है। मैं का कोई अर्थ है नहीं है। लेकिन ए आपका जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है, ये किसी के अर्थ में आते हैं। भय मत पाल लेना, किसी के अर्थ में आते हैं। खुद का कोई अर्थ नहीं होता। खुद का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ नहीं होता। अगर होता तो आपने पढ़ा होगा कि भाषा की सबसे छोटी जो सार्थ की इकाई होती है वो क्या होती है? शब्द होती है। सबसे छोटी कोई इकाई होती ही नहीं है जिसका क्या नहीं होता? एक निश्चित अर्थ होता हो। वो कोई ऐसी इकाई होती नहीं है। तभी तो आप जब छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे तो आपको ये नहीं बोला जाता क्या कि आपको शब्दार्थ याद कर कर आने। ये कैसे मिलकर बना है? शब्द धन अर्थ से मिलकर बना है। ठीक है, तो सबसे छोटी कोई इकाई होती नहीं है जिसका अर्थ हो स्वतंत्र, तो होती नहीं है। अगर नहीं होगी तो ये बताओ, इससे छोटा ये वाला क्या है? शब्दांश है। शब्द का एक अंश यानी टुकड़ा, भाग है, हिस्सा है। अब ये मैं बोल दूं मेरी ये पूरी बॉडी है, लेकिन ये एक हाथ है मेरा, तो ये क्या है? कंध, हाथ है। ये एक मेरे बॉडी का एक पार्ट है। इसको मैं बॉडी थोड़ी बोल सकता हूँ, इसको नहीं बोल सकता ना। तो फिर यही बात यहाँ पर लागू होती है। इतनी बात आप समझ गए होंगे? समझ गए? तो अब उसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं। तो उसके बाद में आपका नेक्स्ट आपका उदाहरण है जैसे गाय। गाय कर लो। उसके बाद में आप कम लिख लो। कौन सा? कम। कम का अर्थ होता है, गाय का अर्थ होता है, मन का अर्थ होता है, लेकिन इसके दो टुकड़े हैं, उसके प्रत्येक इकाई का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे कर लो बल, जैसे कर लो कान, जैसे कर लो मेंढक। तो इनका क्या नहीं होता? स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ये वाले जो शब्द होते हैं, जैसे कर लो घर, ये वाले शब्द किसके अंतर आते हैं? ये वाले शब्द आपके आएंगे रूढ़ शब्द के या मूल शब्द भी आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद में हमने देखा था इसका सेकंड जो पार्ट कौन सा होता है, वो आपका था यौगिक शब्द। तो वो हेडिंग डालो यहां पर, अब लिखो यौगिक शब्द। यो जो नई स्लाइड लेते हैं, यहां पर लिखो, ऊपर वाले में लिखो यौगिक शब्द। यहां पर लिखो एक शब्द। अब यौगिक शब्द वो किससे मिलकर बना है? योग धन इक प्रत्यय से मिलकर बना है। योग धन इक प्रत्यय, योग का अर्थ क्या होता है? जोड़, मेल। इसका मतलब हो गया इसमें जोड़ और मेल वाली तो बात आएगी, लेकिन कौन सी आएगी? इसमें ये आएगी कि आपके जितने भी इसके जो शब्द होते हैं, जो शब्द होते हैं जिसमें से मेल होगा, उसमें से कितने होंगे? दो या दो से क्या होंगे? अधिक होंगे। वो क्या होंगे? दो या दो से अधिक जो आपके रूढ़ शब्द होते हैं उनको जोड़कर क्या है? एक नया शब्द बनाया जाएगा। तो नया शब्द बनाया जाएगा तो वो कौन सी होती है? यौगिक होते हैं। योग मतलब जोड़। ठीक है, समझ गए? अब हम लिख लेते हैं यौगिक शब्द। ठीक है, तो देखो यहां पर अब लिख लेते हैं यौगिक शब्दों के बारे में। यौगिक शब्द है क्या आपके? देखो, यौगिक शब्द होते हैं वो आपके क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं क्या होते हैं रे? यौगिक शब्द है योग धन इक से मिलकर बने होते हैं। तो लिखो योग धन इक से मिलकर बने होंगे। लिख लो, यहां पर लिखो शब्द, यहां से लिखो। तो यहां पर होगी योग धन इक से मिलकर बने हो। योग का अर्थ क्या होता है? जोड़। क्या होता है? या फिर क्या होता है? मेल। अब जोड़ और मेल किसका होगा? अब देखो जोड़ और मेल किसका होगा? यानी रूढ़ शब्दों का होगा। रूढ़ शब्दों का, इसमें क्या होते हैं? ये वाले जो रूढ़ और ये वाले जो रूढ़ शब्द मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक यौगिक शब्द का निर्माण। ठीक है, समझ में आ गई बात? जो दो या दो से क्या होंगे? रूढ़ शब्द मिलकर एक नए यौगिक शब्द का निर्माण करेंगे। तो ये वाली इसमें अब बात लिख लो। लिखो दो या दो से अधिक, दो या दो
से अधिक रूढ़, अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर, शब्दों से क्या है, मिलकर बनी हुई, शब्दों से मिलकर या योग से, योग से क्या होगा, से निर्मित क्या होते हैं, दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर, या किससे, रूढ़ शब्दों से मिलकर, या फिर किससे, रूढ़ शब्दों से मिलेंगे, या फिर क्या होगा, इसका क्या होगा, योग होगा। और योग से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, उन्हें कौन से कहते हैं, जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने बनी हुई इकाई को यौगिक शब्द कहते हैं। इतनी सी बात है, यौगिक शब्द कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब यौगिक शब्द में क्या होंगे, ये देखो, यहाँ वाला जो आपका होगा, जैसे मान लो एक यौगिक शब्द है, आगे कहते हैं, नहीं लिखा क्या, कहते हैं। अब देखो यौगिक शब्द क्या है, कहते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे रूढ़ शब्द है, रूढ़, धन, रूढ़ से मिलकर क्या बना हुआ, एक नया शब्द बन गया। क्या बन गया, एक नया, ये वाला क्या बन गया, शब्द बन गया। ठीक है, अब ये वाला शब्द बना तो ये एक रूढ़ शब्द बना, तो इस शब्द को क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कहते हैं। समझ में आ गई बात, बोलो समझ में आ गई बात। जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर क्या होंगे, बने होंगे, उसको क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। जब कोई जो मान लो एक शब्द बनेगा, दो शब्दों से मिलाकर एक शब्द बनेगा, और बनकर वो उस शब्द को फिर क्या बोलते हैं, वो कौन सा शब्द है, यौगिक शब्द है। कैसे है वो हम इस नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे अभी हमने देखा था विद्याधन आल्य और हिमधन आल्य, तो देख ही लिया। तो अगला हम देखें राका धन, अरे यार क्या हो गया, राका धन ईस, तो क्या बनता है, राकेश बनता है। अब राकेश बनता है तो यहाँ पर देखो आया, आ का मेल की सेवा, ई सेवा, और आ का ई से होते क्या बनता है, ए किस में बनता है, आपका गुण संधि में बनता है। और यहाँ पर क्या शेष रहा, रा कै, यहाँ पर क्या विकार रूप में क्या आया, ए आया, तो यहाँ पर किसका, ए का मेल हो गया, और उसके बाद में ई यहाँ पर आ गई, तो कौन सा शेष रहा, से रहा, तो से को यहाँ पर कर दिया। अब कै पर ए की मात्रा लगी तो क्या बनेगा, के बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रा रह गया, रा धन के धन से, क्या बना, रा के और से बन गया। अब ये वाला देखो यौगिक शब्द है, निर्माण माना, ये भी एक है, ये भी एक क्या है, दो पद हो गए, दोनों पदों से एक नया शब्द बना। कौन सा बना, वो वाला शब्द कौन सा बना है, वो वाला शब्द बना है आपका राकेश। और ये किससे निर्मित है, आपका संधि से। ये वाली बात मानते हो आप लोग, मानते हो, ये वाली बात समझ में आ गई, संधि से निर्मित है। तो आगे आपका नेक्स्ट उदाहरण लेता हूं मैं, राजा का पुत्र। अब इसका क्या होता है, राजा का पुत्र, राजपुत्र नहीं बोलते क्या, राजपुत्र। रसोई के लिए घर, तो रसोई घर नहीं बोलते क्या, उसको देखो, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, उसको क्या बोलते हैं, रसोई घर बोलते हैं, रसोई घर बोलते हैं ना। अब ये देखो, ये किससे निर्मित है, ये किससे निर्मित है, आपका आगे बात करेंगे, लेकिन ये किससे निर्मित है, ये निर्मित है समास से, समास से निर्मित है शब्द। ये वाले किससे निर्मित है, राजा का पुत्र, राजपुत्र समास से निर्मित है, और रसोई के लिए घर किससे निर्मित है, रसोई घर, ये वाला समास से निर्मित है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट हम उदाहरण लेते हैं। जैसे
आ गया आपका प्रतिधन। प्रतिधन दिन, दिन क्या बनता है? प्रतिदिन, प्रतिदिन। इसके बाद में एक और उदाहरण लेते हैं, वो देखो आप, सुधन, सुधन पुत्र, पुत्र क्या बोलते हैं? सुपुत्र। अब यहां पर देखो साथियों, ये वाले हैं जो यहां पर ये वाला आपका दिन आपका मूल शब्द है उससे पहले जुड़ा हुआ है, और पुत्र आपका मूल शब्द है उससे पहले जुड़ा हुआ है। तो जो आपके किसी मूल या सार्थक शब्द के पहले या पूर्व में जुड़ते हैं और उसके जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में चमत्कारिता ला देते हैं, तो या विशेषता ला देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो ये वाले क्या है? ये प्रति और दोनों ये क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग है ना, उपसर्ग है। इसका अर्थ क्या हो गया? ये इन दोनों से किससे निर्मित है? ये वाले शब्द उपसर्ग से निर्मित है। समझ गए? उसके बाद में आप चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट चलो अब हम देख लेते हैं एक और उदाहरण। वो कौन सा है? जैसे अब चाय वाला, दूध वाला तो देखा होगा, दूध धन वाला, दूध धन वाला से मिलकर क्या बनता है? दूध वाला बनता है। समाज धन इक, जैसे समाज के अंदर, अगर हमें समाज के अंदर कौन सा समाज, अरे क्या हो गया, सटिया गया क्या? जे समाज के अंदर इक प्रत्यय जोड़ेंगे, जैसे ही इक प्रत्यय जोड़ेंगे क्या बनता है? सामाजिक बनता है। अब ये किसी मूल शब्द के, ये देखो रूढ़ शब्द के या मूल शब्द के, रूढ़ या मूल शब्द के, मूल शब्द के क्या किस तरफ जुड़े हैं? किस तरफ जुड़े हैं? ये मान लो कोई मूल शब्द है, मूल शब्द है, तो इस तरफ जुड़े हैं, इस तरफ जुड़े हैं, तो ये इस तरफ जुड़ने वाले क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। और इस तरफ जुड़ने वाले क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। और वो भी किसके? मूल या रूढ़ शब्द के, रूढ़ शब्द के। इधर जुड़ेंगे, इधर वाली साइड में जुड़ेंगे साथियों, पहले जुड़ेंगे तो उसको क्या बोलते हैं आपका? उसका बोलते हैं आपका उपसर्ग। और बाद में जुड़ेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय। यानी प्रत्ययों से भी किसका निर्माण होता है? उपसर्ग से भी किसका निर्माण होता है? आपका यौगिक शब्दों का निर्माण। तो अब आप समझ पाए इतना? ये वाले आपके क्या है? रूढ़ शब्द है। देखो यहां से रूढ़ शब्द कौन से? यौगिक, ये वाले हैं। ये परिभाषा देखिए, यहाँ पर देखो ये किससे निर्मित है? एक तो संधि से निर्मित है, दूसरा कौन सा है? समास से निर्मित है, और तीसरा आपका देखो किससे निर्मित है? उपसर्ग से निर्मित है, और चौथा आपका किससे निर्मित है? ये वाला क्या है? जो प्रत्यय से निर्मित, प्रत्यय से क्या है? निर्मित है। तो इसीलिए आगे अब बढ़ो, उसके आगे बढ़ो। अब देखो साथियों, इससे आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो ये देखो अब पता लगेगा आपको। ये आगे बढ़ेंगे तो देखो अब क्या है? जो आपके जितने भी यौगिक शब्द हैं, यौगिक शब्द का निर्माण कैसे होता है? यौगिक शब्दों का निर्माण है, और उसके अलावा आपकी शब्दों की रचना कैसे होती है? अब पता लगा ना? देखो यौगिक, यौगिक शब्दों का निर्माण कितनी इकाई से होता है? 4। सबसे पहली कौन सी पढ़ी? सबसे पहली कौन सी पढ़ी? संधि। संधि आई ना, संधि से बने शब्द। उसके बाद में कौन सा पढ़ा? समास। समास आई ना। उसके बाद में कौन सा पढ़ा? उपसर्ग। उपसर्ग आई ना। उसके बाद में कौन सा पढ़ा? प्रत्यय। प्रत्यय, तो प्रत्यय भी आई ना। तो अब 4 इकाई, ये वाली चारों इकाई क्या होती है? ये वाली आपकी चारों इकाई होती है, वो शब्द निर्माण की क्या होती है? शब्द निर्माण की इकाई होती है। अगर हमें भाषा में शब्द निर्माण की क्या होती है साथियों? इकाई होती है, इकाई होती है। अगर हमें भाषा में नए नए शब्द लाने हैं तो इन चारों इकाइयों से ही आएंगे, बाकी कोई चारा है ही नहीं। कोई तरीका नहीं है कि भाषा में हम नए नए वाले शब्द ले आए, बस यही 4 इकाई है। तो कल हम अध्ययन करने वाले हैं साथियों संधि का। यहां से शुरुआत करेंगे, यहां से इस प्रकरण से शुरुआत करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसी तरह के जो आपके इंटरेक्टिव वीडियोस है, जो पूरी आपकी व्याकरण अगर सीखना चाहते हैं तो निश्चित होकर, चिल्ड होकर, मस्त होकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो साथियों कल फिर मुलाकात करेंगे, सेम टाइम, सेम जगह और सेम ऊर्जा के साथ।